हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री। तो भाई हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑफ ईयर 2018। पहले 6 पार्ट आपने देख लिए होंगे, तो ये पार्ट नंबर 7 है और इसमें क्वेश्चन ज्यादा समझाने के हैं नहीं, ये बेसिकली नॉर्मल बताने वाली चीजें होती हैं थोड़ा सा। तो ये देखिएगा आप, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो चीज समझाने की होगी उसको बिल्कुल समझाया जाएगा डिटेल में। पार्ट नंबर 7 है, 121 से लेकर 140 क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू पॉलीमर। मेलामाइन, मेलामाइन एक प्रकार से पॉलीमर ही होता है भाई। मेलामाइन इज फॉर्म्ड बाय द ट्राइमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। भाई किसका ट्राइमराइजेशन से आपका मेलामाइन बनता है? पहली बात तो आपको मेलामाइन की स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। देखिए यूरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, NH2 डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज यूरिया। तो इससे मेलामाइन नहीं बनता भाई, अकेला फॉर्मल्डिहाइड से भी नहीं बनता। यस, ये जो सिनामाइड नजर आ रहा है, CN2 नेगेटिव को सिनामाइड बोला जाता है स्टूडेंट। अगर आप इसका ट्राइमराइजेशन करवाएंगे तो पक्का ही मेलामाइन बन जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप दिखाना चाहे तो इसको आप कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक मिनट में इसको दोबारा से रफ करता हूं। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को कुछ आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज सिनामाइड। तो अगर आप 3 मोल लेंगे सिनामाइड के, ट्राइमराइजेशन करवाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी स्टूडेंट? ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, दिस इज मेलामाइन। ये आपका मेलामाइन की ही स्ट्रक्चर होती है, मेलामाइन की ही स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इसको कि दिस इज फॉर्म्ड बाय द ट्राइमराइजेशन ऑफ सिनामाइड। पूरी एक रिएक्शन होती है, डिटेल में बताई जा सकती है। मेरे हिसाब से आप याद रखेंगे तो ही बढ़िया रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट आ जाएगा। सिनामाइड का अगर आप ट्राइमराइजेशन करवाते हैं तब जाके आपका मेलामाइन बनता है, तो ये एक इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जिनका भी बायोलॉजी का बैकग्राउंड ज्यादा बढ़िया रहा होगा उनको ज्यादा डिटेल में ये चीजें आती होगी। बायो ऑर्गेनिक है बेसिकली ये। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। भाई डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा पॉलीमराइजेशन, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसका देखोगे रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो बिल्कुल भाई इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में अगर आपको थ्योरी पढ़नी है कि क्या पूरी कहानी होती है तो पूरी डिटेल में लिखा हुआ देखो। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए is copied into a new molecule of messenger RNA. DNA safely and stably store genetic material in the nuclei of cell as a reference or a template. Meanwhile, RNA is comparable to copy from a reference book because it carries the same information as DNA but is not used for long-term storage. तो ये पूरी डिटेल से भाई पढ़ लीजिएगा एंड दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। Which of the following rubber is hard and brittle? ये जो रबड़ है, देखिए भाई इसमें क्या समझा सकता हूं मैं, ये याद रखने वाली चीजें होती है और ये तो याद भी नहीं रहती। कहां से पढ़ोगे इतनी डिटेल्स की चीजें, नहीं पढ़ाया जाता है कहीं पे। तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के होते हैं, मैं आपको बार बार ये राय जरूर दूंगा। Which of the following rubber is hard and brittle? Only at bonding sites। अच्छा भाई सिर्फ बॉन्डिंग साइट्स पे ऐसा होता है। कंप्लीट रबड़, ट्रांस रबड़ या फिर आपका सिस रबड़। वैसे भी देखिए यार, ट्रांस रबड़ जो है बेसिकली, ट्रांस कोई भी चीज हो, ट्रांस इससे तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो हार्ड एंड ब्रिटल। फिर भी मैं कहूंगा ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही ध्यान रखें भाई। हाँ ये जरूर है कि ट्रांस रबड़ आपका हार्ड एंड ब्रिटल होता है, समझाने का नहीं है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके क्वेश्चन फिर भी बढ़िया इनऑर्गेनिक से। विच हैलोजन फॉर्म ए हेप्टाफ्लोराइड इन इंटर हैलोजन कंपाउंड। भाई पहली बात देखिए, क्लोरीन कोई हेप्टाफ्लोराइड नहीं बनाता है, ये AT भी नहीं बनाता है एंड Br भी नहीं बनाता है, बट आपने एक कॉम्प्लेक्स जरूर सुना होगा दैट इज IF7, दैट इज IF7। तो आयोडीन ही ऐसा जो हेप्टाफ्लोराइड बनाता है एंड इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है जी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है तो वो इजिली 7 फ्लोराइड्स को एक्युमुलेट कर लेता है, अपने ऊपर डिपॉजिट करके रखता है। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड वो होते हैं जो दो हैलोजन से मिलके बनते हैं। तो आयोडीन एंड फ्लोरीन हैलोजन है, तो दीज आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे जो आई दिया हुआ है आयोडीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट।
the water insoluble fraction of disaccharides sucrose is कंप्लीट सुक्रोज क्या है यहाँ पे देखिए भाई, इसको बोलोगे अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज या अल्फा लिंकेज ऑफ सुक्रोज, अल्फा लिंकेज ऑफ सुक्रोज। देखिए भाई वैसे अगर यहाँ पे बात होती है ना स्टार्च की अगर यहाँ पे बात होती द वाटर इंसोल्यूबल, तो स्टार्च में दो ही ये चीजें पाई जाती है भाई, दिस इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो बेसिकली आपका वाटर इंसोल्यूबल होता है, वो वाटर इंसोल्यूबल होता है। बट सुक्रोज की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे भाई वाटर इंसोल्यूबल वाला कौन सा रहेगा, तो सुक्रोज में ऐसा कुछ होता नहीं है कि अमाइलोपेक्टिन हो या अमाइलोज हो, तो ऐसा सुक्रोज में तो कुछ होता नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये या तो अल्फा लिंकेज ऑफ सुक्रोज है ना, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। हालांकि इन्होंने इनका आंसर अमाइलोपेक्टिन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इसकी जगह डाइसैकेराइड्स सुक्रोज की जगह, डाइसैकेराइड्स सुक्रोज की जगह अगर यहाँ पे स्टार्च होता तो अमाइलोपेक्टिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता, अमाइलोपेक्टिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता। अल्फा लिंकेज में यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ होगा नहीं, तो इसको आप देख सकते हैं भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। पॉल्यूटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर, भाई अगर आपको पता करना है किसी कोई पानी कितना ज्यादा पॉल्यूशन है उसके अंदर, तो वहां पे यूज किया जाता है बीओडी का। किसका यूज किया जाता है? बीओडी इन वाटर। मान लो भाई कोई रिवर है, उसका पता करना है कि उसमें कितनी ज्यादा जो है पोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए बीओडी यूज करते हैं। तो बीओडी क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is a measure of how much dissolved oxygen being consumed as microbes break down organic matter. A high oxygen demand therefore indicates that level of dissolved oxygen are falling, with potentially dangerous implications for the river's biodiversity. High biochemical oxygen demand can be caused by high levels of organic pollution, है ना। तो बीओडी की हेल्प से हम बेसिकली पोल्यूशंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया भी गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप ए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ये क्या कह रहा है जी हमारा, ये देखिए दिस इज पोटासियम क्लोरेट, है ना, पोटासियम क्लोरेट है। इसको इसकी रिएक्शन करवानी मोस्ट ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड होता है दैट इज H2C2O4। तो यहाँ पे रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे जो क्लोरीन है भाई वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +5 में है। तो ये देखिए ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे ये वाला भी बनेगा, ठीक है। ये खुद से रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके अंदर बनता है। तो ये बिल्कुल भाई एक वेल नोन रिएक्शन है, ये एक आपका वेल नोन रिएक्शन, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। सेकंड वाली समझाने का फिर से मैं कहूंगा, इसमें भी कुछ खास वर्जन है नहीं कि जो मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं क्या कह रहा है। The place of DNA at which it interact with macromolecules is called। तो भाई इन्होंने ये जो आंसर लगा रखा है यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बाकी भाई मुझे ज्यादा आइडिया इन टॉपिक्स का नहीं है, फिर भी भाई ये जो आंसर है ये हो सकता है कि ट्रू हो। इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं भाई, आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर अपने लेवल पे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप अपने लेवल पे जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम इज कॉल्ड। यस देखिए इंटरनल रोटेशन ऐसा कुछ होता नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। म्यूटा रोटेशन, देखिए भाई आपने सुना होगा कि भाई ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है अल्फा से बीटा में, अल्फा से बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, वो अपनी स्पेसिफिक रोटेशंस को चेंज करते रहते हैं। इसी प्रोसेस को बोला, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसी प्रोसेस को बेसिकली आपका म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। इसी प्रोसेस को आपका म्यूटा रोटेशन, the change of optical rotation with time is called म्यूटा रोटेशन। अल्फा से बीटा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और अपनी पोजीशंस को अपने उसको बेसिकली एक्टिविटी को चेंज करते रहते हैं, तो इसको म्यूटा रोटेशन बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एंड मीथेन डेरिवेटिव सारे हैं, बट हीलियम यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन डीएनए? इनमें से डीएनए के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता? देखिए जो ये यूरासिल है ना, बेसिकली यूरासिल पाया जाता है आपका कहां पे? यूरासिल पाया जाता है आपका आरएनए के अंदर। इसके लिए ट्रिक है स्टूडेंट ना, देखिए AGC
है ना, AGC। वैसे हमारे यहाँ पोस्ट क्या होती है, ADC, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, लेकिन हमने AGC बनाया। ये AGC तो दोनों के अंदर होते हैं भाई। AGC जो होते हैं वो दोनों के अंदर होते हैं, ये DNA के अंदर भी होते हैं और ये RNA के अंदर भी होते हैं, RNA के अंदर भी होते हैं। तो AGC में कौन कौन से आ गए भाई आपका, तो G से तो ग्वानिन होगा, C से साइटोनिन होगा और A से और होता है भाई आपका। तो ये तीन कॉमन होते हैं, दो बच गए भाई, T एंड A। तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक होता है थाइमीन, तो D लेटर पहले आता ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो T वाला जो है T भी पहले आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देख लो STU, T के बाद फिर आपका U आता है, जो भी है मतलब। तो कहने का मतलब कि T पहले आता है, तो DNA के अंदर बेसिकली पाया जाता है थाइमीन, DNA के अंदर पाया जाता है थाइमीन एंड RNA के अंदर पाया जाता है यूरासिल। तो यही पूछा था इनमें से कौन सा DNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज यूरासिल जो है RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सभी की स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, एडेनिन A, उसके बाद ग्वानिन ये और ये साइटोसिन। तो ये तीनों तो कॉमन है, DNA RNA दोनों के अंदर पाए जाते हैं। थाइमीन जो है वो पाया जाता है DNA के अंदर एंड यूरासिल जो है वो पाया जाता है RNA के अंदर। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, DNA RNA बोथ कंटेन 3 कॉमन बेसिस AGC। उसके बाद थाइमीन पाया जाता है DNA के अंदर एंड RNA के अंदर यूरासिल पाया जाता है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अमीनो एसिड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अमीनो एसिड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप सभी को पता होगा भाई क्या होता है, अमीनो एसिड्स के अंदर पढ़ा जाता है अनइक्वल एसिड बेस आयनाइजेशन, pKa वर्ड भी यहाँ पे pKa वर्ड भी यूज किया जाता है, जैसे हाई सोल्युबिलिटी, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बिल्कुल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ठीक है नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि वहां पे जो चार्ज है वो बेसिकली न्यूट्रल ही हो जाते हैं, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपका नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, कैराटीन, फाइब्रोन, कोलेजन, ये सारे होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन इज नॉट योर फाइब्रोन प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन ये बेसिकली नहीं होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन Hb। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर सॉइल प्रोटेक्शन, सॉइल प्रोटेक्शन के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता, एफोर्टेशन तो यूज किया जाता है भाई ये, ठीक है। यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर, ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से सॉइल की प्रोटेक्शन होती है नहीं भाई, ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से तो सॉइल का नुकसान होता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इन रेन बाय द एडिंग लाइम, भाई कई बार क्या होता है एसिड रेन की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर, तो लाइम डाला जाता है, चूना डाला जाता है, सही है ये तो बिल्कुल भाई। ये है मिनिमाइजिंग यूज ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स, ये भी बिल्कुल सही है भाई, है ना। तो इसका जो है बिल्कुल सही है आंसर, यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर आपका यूज नहीं किया जाता है फॉर दी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, थायोसाइनोजिन इज स्टेबल ओनली एट, तो भाई बिल्कुल क्या ही बताएं, कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा, तो इसका आंसर भाई आप लगा लेना, लो टेम्परेचर, ये दिया हुआ था इन्होंने। उसके बाद हम आगे बात करते हैं द पीएच ऑफ एसिड रेन, नाम से ही पता लग रहा है कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन देखिए भाई, हमारे जो फ्यूल्स जलते हैं उनसे बहुत टाइप की गैसेस निकलती हैं जो वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो SO3 गई है ना, SO2 गई है, ये सारी गई हैं, तो ऊपर जाके ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे भाई, पानी और ये मिलेंगे तो एसिड बनेगा, और वो एसिड जब नीचे आएगा तो एक वो किसके तौर पे काम करता है, एसिड रेन के तौर पे काम करता है। इससे ताजमहल की स्ट्रक्चर, जो ताजमहल के जो पत्थर लगे हुए हैं वहां पे मार्बल, उनको भी नुकसान हुआ है और काफी जगह नुकसान होता है। ठीक है, तो इसकी पीएच क्या होती है, देखो बिटवीन 8 से 9 का मतलब तो ये बेसिक नेचर की होगी ना जी, ऐसा नहीं होता है। बिलो इतनी होती है, इतनी भी ज्यादा हाईली एसिडिक नेचर की नहीं होती कि बहुत ही ज्यादा हो, है ना, बहुत ज्यादा होगी तो जब हम बारिश में नहाते हैं तो हमें भी तो दिक्कत होनी चाहिए ना, तो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो बिलो 5.6 यहाँ पे आप बोल सकते हैं, बिलो 5.6 आप बोल सकते हैं। तो ये आपका ये कि ज्यादा एसिडिक की तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एसिडिक करैक्टर जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब 5 कार्बन कीटोज, 5 कार्बन कीटोज, 5 है तो पेंटोज वर्ड यूज किया जाता है, कीटो हेक्सोज, कीटो तो ठीक है ना, अगर यहाँ पे पूछता ना 5, अगर आपसे पूछता 6 कार्बन एल्डोज तो उसे बोलते एल्डोज हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब 6, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। पेंटा, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, तो इसको आप बोलो पेंटा कीटोज, क्या बोलोगे,
पेंटाकीटोज, क्या बोला जाएगा भाई, पेंटाकीटोज। तो इसका मतलब आ जाएगा पेंटाकीटोज, राइबोज एंड अराबिनोज। तो इसको भाई हम जानेंगे, अ 5 कार्बन कीटोज इज नोन एज, इसे हम पेंटाकीटोज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ लैंथेनाइड्स, वैसे कोई एग्जैक्ट ऑर्डर है नहीं कि आप इसको याद रख पाए, याद नहीं रख सकते ऐसे भाई, एग्जैक्ट कोई ऑर्डर है नहीं, बहुत ज्यादा मतलब याद रखना पड़ता है। हालांकि ये जो ऑर्डर दिया हुआ ये बिल्कुल ठीक होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि यार काफी ज्यादा वैल्यू वेरी करती है, बहुत नजदीक होता है, तो कोई ऐसा इसमें करेक्शन हम दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ये आ जाएगा जी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये समझाया जा सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक। ये तो भाई एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है, पायरोल होता है एरोमेटिक होता है भाई, ये पिरिडीन है, ये भी एरोमेटिक होता है। ये थोड़ा सा इनकी टाइपिंग मिस्टेक होगी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा और ये बेंजीन बनेगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। बट लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखेंगे, ये वाला कुछ ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं, तो ये एरोमेटिक नहीं होता स्टूडेंट, ये एरोमेटिक जो है नहीं होगा, ये एरोमेटिक होने वाला नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कैसे होगा भाई, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, दिस इज नॉन प्लेनर। अगर ये नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होने वाला नहीं है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हालांकि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। भाई अमीनो एसिड जो है बेसिक कौन सा होगा, तो भाई ये वाला जो है बेसिकली, एक तो ये वाला हो गया भाई, एक हिस्टाडीन हो गया, हिस्टाडीन ये भी बेसिक होता है, एक लाइसीन हो गया, लाइसीन। ये सारे जो हैं ये 3 बेसिकली ज्यादा बेसिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ये वाला और 2 हिस्टाडीन एंड लाइसीन। तो ये बेसिकली आपका कैसे होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी, समझाने का कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक है भाई, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस का आंसर गलत भी बता दियो, तो अपने लेवल पे जरूर चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो ज्यादा समझाने का इसमें कुछ था नहीं, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।